नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो में। और साथियों, आज इस वीडियो में अपने बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर है उसमें हिस्ट्री में गुप्त काल यानी गुप्त काल में साहित्य कला विज्ञान को पढ़ रहे हैं। कला को अपन पढ़ चुके हैं, साहित्य अभी अपना अ, यानी कि शुरुआत में है। कालिदास को अपन पढ़ चुके हैं और आज साहित्य में अपन लगभग चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में विज्ञान में अपन जो साहित्य है, वैज्ञानिक साहित्य जिसको बोल सकते हैं, जिसमें आर्यभट्ट वगैरह को पढ़ेंगे, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। साथियों, कालिदास की 7 रचनाओं को पढ़ने के बाद जो रचना आती है गुप्त काल से संबंधित, वो है विशाख दत्त की। ठीक है, विशाख दत्त की 2 पुस्तकें हैं। एक मुद्रा राक्षस या 2 ग्रंथ कहूँ, एक है मुद्रा राक्षस और दूसरा है आपका देवी चंद्रगुप्तम। अब देखिए साथियों, मुद्रा राक्षस के बारे में अपन मौर्य काल में बहुत डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में दोबारा नहीं पढ़ेंगे। बट देवी चंद्रगुप्तम जो है वह महत्वपूर्ण है अपने सिलेबस के हिसाब से भी। तो देवी चंद्रगुप्तम जो है उसमें साथियों रामगुप्त और उनकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी की कथा का वर्णन मिलता है। बहुत ही शॉर्ट में आपको एक कथा बताना चाहूँगा साथियों। आपके समुद्रगुप्त जो थे वो सबसे महान सम्राट माने गए हैं आपके गुप्त वंश में। ठीक है, समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, एक तो थे रामगुप्त और दूसरे थे चंद्रगुप्त। ठीक है, एक तो थे रामगुप्त और दूसरे चंद्रगुप्त। इन रामगुप्त की जो वाइफ थी उनका नाम था ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। और समुद्रगुप्त के मरने के बाद या फिर समुद्रगुप्त के बाद में जो राजा बने थे वो बने थे रामगुप्त। ठीक है, अब रामगुप्त जो थे साथियों वो एक प्रकार से कायर राजा थे। और शकों ने जब रामगुप्त पर आक्रमण किया तो ध्रुव स्वामिनी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ठीक है, इसलिए शकों से घबरा करके रामगुप्त ने अपनी पत्नी जो है वो ध्रुव स्वामिनी को किसको सौंप दिया था, शकों को सौंप दिया था। और जब इस बात का पता ध्रुव स्वामिनी के देवर यानी कि चंद्रगुप्त को पता चली ये बात, तब चंद्रगुप्त ने सबसे पहले शकों को जो है वो एक प्रकार से उनको पराजित किया। उसके बाद में अपनी भाभी को वहाँ से छुड़वाया और फिर घर आकर के रामगुप्त की भी हत्या उन्होंने कर दी। और फिर जो वो चंद्रगुप्त जो वो शादी हुई चंद्रगुप्त की किसके साथ, ध्रुव स्वामिनी के साथ। तो इस प्रकार की जो कथा है उसका वर्णन मिलता है देवी चंद्रगुप्तम में। ठीक है, और ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रसिद्ध इतिहास लेखक आते हैं आपके अमर सिंह। अमर सिंह ने साथियों लिखा है अमरकोश। ठीक है, अमरकोश जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है, इसको संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, अमरकोश क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है, इसको संस्कृत का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है चंद्रगोमिन। ठीक है भाई, अमर सिंह से तो आराम से याद रख सकते हैं, अमर से आपका अमरकोश हो जाएगा। चंद्रगोमिन इनका ग्रंथ है चंद्र व्याकरण। भाई चंद्रगोमिन, तो चंद्र से चंद्र व्याकरण। इस प्रकार से बहुत आसानी से याद रख सकते हैं इनको। तो इसमें गुप्तों को जट यानी कि जाट कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्रगोमिन जो है उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है चंद्र व्याकरण, जिसमें गुप्तों को क्या कहा गया है, जाट यानी कि जट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब है जाट। ठीक है, जाट कहा गया है। स्कंदगुप्त के समय हूण आक्रमण की जानकारी भी जो है वो चंद्रगोमिन के ग्रंथ चंद्र व्याकरण से मिलती है। अब देखिए साथियों, स्कंदगुप्त थे, उनके लिए कहा जाता है कि सबसे पहले जो एक प्रकार से सिक्कों में जो मिलावट है, ठीक है, सिक्कों में जो मिलावट है वो किसने की थी, स्कंदगुप्त ने की थी। क्यों की थी, क्योंकि साथियों हूणों के जो वो काफ़ी सारे आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के समय हुए थे। और हूण एक प्रकार से मैंने आपको बताया कि खाना बदोश यानी कि लूट मार करके जो वो खाने वाली प्रजाति थी। ठीक है, तो काफ़ी बार इसके आक्रमण जो वो स्कंदगुप्त के समय हुए, जिसकी वजह से जो है राज्य की स्थिति खराब हुई और मिलावट जो वो सिक्कों में प्रारंभ कर दी गई थी। स्कंदगुप्त के समय एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने एक प्रकार से सिक्कों में जो है वो आपकी मिलावट शुरू की थी, वो थे स्कंदगुप्त। ठीक है, हूणों के कारण। और साथियों, गुप्त काल या फिर गुप्त वंश का जो एक प्रकार से गुप्त काल की जो समाप्ति है वो भी हूणों को उसमें एक बड़ा कारण माना जाता है कि हूणों की वजह से ऐसा हुआ था। ठीक है, यह मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भारवी की। और भारवी ने ग्रंथ लिखा किरातार्जुनियम। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या बताया कि
किरात वेश में भगवान शिव व अर्जुन के मध्य युद्ध का वर्णन जो वो इसमें किया गया है किरातार्जुनीयम में। और भारवी यानी कि साथियों भारवी ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है किरातार्जुनीयम, जिसमें क्या वर्णन है, किरात के भेष में भगवान शिव और अर्जुन के आपके युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है। और किरातार्जुनीयम के लिए केपलर ने 1912 ईस्वी में इस ग्रंथ का जो जर्मन भाषा में साथियों अनुवाद किया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि किरातार्जुनीयम का जो जर्मन भाषा में अनुवाद है वो किसने किया है, तो कैसे किरातार्जुनीयम और कैसे आपका केपलर। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। और भारवी से आप याद रख सकते हैं भार किसके ऊपर था, तो अर्जुन के ऊपर था। किसका, महाभारत का भार था। तो किरातार्जुनीयम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इसके अलावा शूद्रक के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है साथियों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और मोस्ट है साथियों, याद रखिएगा इसको। अब क्यों मोस्ट है, देखिए शूद्रक यानी शूद्रक से अपन बोल सकते हैं शूद्र यानी कि जन सामान्य। ठीक है, जन सामान्य यानी सामान्य व्यक्ति जो थे, है ना, शूद्र लोग जो थे उनके बारे में है ग्रंथ। तो शूद्रों पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ या फिर जन सामान्य पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ जो वो साथियों वो आपका कौन सा है, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, और मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। अब साथियों याद कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो शूद्र लोग हैं वो सीधी सी बात है बहुत ही गरीब प्रजाति थी, एक प्रकार से सामान्य लोग थे। तो इनके पास जो वो बैलगाड़ी पर चलने के पैसे नहीं थे, तो ये मिट्टी की गाड़ी बनाते थे। किसकी गाड़ी बनाते थे, मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी यानी मृच्छकटिकम। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा जोड़ करके इसको याद रख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा साथियों, शूद्रक जो वो जन सामान्य पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ साथियों, और इस जो वो शूद्रक के द्वारा लिखा गया मृच्छकटिकम इस ग्रंथ का नाम है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है दंडी या दंडिन के द्वारा लिखे गए 3 ग्रंथ, जिसमें पहला है 10 कुमार चरित्रम, एक है अवंती सुंदरी, तीसरा है काव्य दर्श। अब देखिए साथियों, दंडी या दंडीन के द्वारा, दंडीन से अपन दंड शब्द याद रख सकते हैं। दंड दिया गया, किनको दिया गया, राजकुमारों को। कितने राजकुमारों को, 10 राजकुमारों को जो वो साथियों दंड दिया गया। क्यों दंड दिया गया, क्योंकि इन्होंने सुंदरी को देख लिया था या फिर सुंदरी के क्या कर लिए थे, दर्शन कर लिए थे, दर्श कर लिए थे। ठीक है, इन्होंने 10 राजकुमारों ने क्या किया, अवंती सुंदरी को देख लिया और फिर देख करके जो वो काव्य लिख दिया या जो वो सुंदरी के दर्शन कर लिए। तो इस प्रकार से इनको थोड़ा जोड़ करके आप याद कर सकते हैं। तो ये दंडी या दंडीन के द्वारा लिखे गए 3 महत्वपूर्ण आपके ग्रंथ हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है विष्णु शर्मा का ग्रंथ है पंचतंत्र। बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी को पता है इसके बारे में। पंचतंत्र किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने लिखा है। सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित ग्रंथ है साथियों ये है, और सर्वाधिक इसकी टीकाएं हैं। टीकाएं यानी व्याख्या। ठीक है, टीका का मतलब होता है व्याख्या। तो सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित ग्रंथ है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि सभी भाई अनेक भाषाओं में अनुवादित है, इसका मतलब अनेक भाषाओं में इसकी व्याख्या की गई है, तो सर्वाधिक टीकाएं भी हैं इसकी। ठीक है, और अरबी भाषा में अनुवाद जो है वो इसका किया गया है, और उसमें अरबी भाषा में इसका जो नाम है, ठीक है, पंचतंत्र का अरबी भाषा में नाम क्या साथियों, पंचतंत्र का अरबी भाषा में नाम है कलीला वादिमन। कलीला वादिमन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको भी। अगला आपका है वत्स भट्टी। वत्स भट्टी, ये जो इनका जो ग्रंथ है वत्स भट्टी का, उसका नाम है रावण वध। अब देखिए साथियों, वत्स भट्टी में डाल करके वध कर दिया। किसका कर दिया, रावण का। रावण का वध कैसे कर दिया, भट्टी में डालकर रावण का वध कर दिया। इस प्रकार याद कर सकते हैं इसको कि रावण वध जो है वो किसने लिखा, वत्स भट्टी ने लिखा। फिर है बुद्ध कोश। बुद्ध कोश के द्वारा साथियों लिखा गया विशुद्ध मग। ठीक है, विशुद्ध मग। तो विशुद्ध मग जो वो किसके द्वारा लिखा गया, बुद्ध घोष के द्वारा। बुद्ध ने साथियों किसकी घोषणा की थी, एक प्रकार से शुद्ध मार्ग की या शुद्ध जो एक प्रकार से जीवन की घोषणा की। तो ऐसे जोड़ के याद कर सकते हैं। तो बुद्ध घोष विशुद्ध मग। ठीक है, ये ग्रंथ का नाम है ये वाला। ठीक है, फिर है वात्सायन। वात्सायन का जो ग्रंथ है वो साथियों कामसूत्र, सबको पता है इसके बारे में। फिर है असंग। असंग जो है साथियों, असंग यानी कि एक प्रकार से असंग जो व्यक्ति थे, या ये आपका साहित्यकार का नाम है असंग। असंग ने जो ग्रंथ लिखा वो है योगाचार भूमिशास्त्र। योगाचार भूमिशास्त्र। असंग देखिए याद कर सकते हैं आप, संग, संग मतलब संगठन,
और संगठन एक प्रकार से संगठन में जो व्यक्ति हैं वो कब तक संगठन में रह सकते हैं, जब उनका स्वास्थ्य अच्छा, और स्वास्थ्य कब अच्छा होगा, जब वो क्या करेंगे, योग करेंगे। और योग कहाँ पर करेंगे, भूमि पर करेंगे। तो योगाचार, भूमि शास्त्र, ये है आपका असंग का। ठीक है, फिर कामांदक, कामांदक, ठीक है, ये मात्रा गलत जगह लगी हुई है इसमें, कामांदक। ठीक है, तो कामांदक जो उन्होंने लिखा नीति सार। साथियों कामांदक, कामांदक से आप लगा सकते हो एक प्रकार से कार्य करना, है ना, कार्य करना। तो कार्य करने के लिए कोई नीति आपकी होनी जरूरी है, उससे कोई सार निकले, इस प्रकार का कार्य जो वो किया जाना चाहिए। तो नीति सार आपका कामांदक के द्वारा लिखा गया है। फिर है आपका सिद्धसेन द्वारा लिखित न्यायावतार। सिद्धसेन ने, यानी कि अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि एक प्रकार से गुप्त शासक सिद्ध थे, इसलिए वो न्याय के अवतार माने गए। गुप्त शासक क्या थे, सिद्ध थे। तो सिद्धसेन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, न्यायावतार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं अपने, जिनको अपने को याद रखना है साथियों। इसके अलावा आपका जो ग्रंथ है एक और फोको की, वो भी महत्वपूर्ण है, जो कि लिखा गया फाइयान के द्वारा। और फाइयान कौन थे साथियों, फाइयान का शाब्दिक अर्थ है धर्माचार्य। तो फाइयान जो वो धर्माचार्य के रूप में भारत आए थे साथियों, ये चीन के थे। ठीक है, चीनी यात्री के रूप में इनको जाना जाता है भारतीय इतिहास में, चीनी यात्री फाइयान और हेनसांग। तो फाइयान उनमें चीनी यात्री थे और इनको धर्माचार्य के रूप में एक प्रकार से भारत में ये आए थे। और इनके शब्द का जो अर्थ है फाइयान का, वो भी धर्माचार्य है। ठीक है, ग्रंथ इनका है फोको की, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। फोको की ग्रंथ किसका है, तो फाइयान का साथियों। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए थे ये, सन 399 ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है इनके ग्रंथ में साथियों वैसे, लेकिन ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। और मध्य देश यानी कि पाटलिपुत्र को ब्राह्मणों का देश इन्होंने बताया। मध्य देश को क्या बताया, ब्राह्मणों का देश इन्होंने बताया, कि वहाँ ब्राह्मण ही ब्राह्मण ही। ठीक है, इसके अलावा मध्य देश में अपराध नहीं के बराबर थे, लोग घरों पे ताले भी नहीं लगाते थे, ये भी इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है फोकोकी में। मृत्युदंड इसमें नहीं दिया जाता है, कठोर यानी कि कठोर दंड नहीं दिया जाता। ब्राह्मणों को सजा नहीं दी जाती, परंतु अन्य अपराधी के बार बार अपराध करने पर उसका दाहिना हाथ काट दिया जाता था। यानी कि एक बार अपराध कर दिया तो उसको माफ़ी भी एक प्रकार से इसमें, हालांकि ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन इस लाइन के हिसाब से ये है कि परंतु अन्य अपराधी के बार बार अपराध करने पर जो उसको एक प्रकार से पहले तो सज़ा दी जाती थी, फिर भी वो बार बार अगर कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो उसके दाहिने हाथ को जो वो काट दिया जाता था। मध्य देश के लोग व्यापार हेतु कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ठीक है, मुद्रा एक प्रकार से मान सकते हैं आप, व्यापार करने के लिए कौड़ियों का उपयोग जो वो किया जाता था। ठीक है, ये कुछ वर्णन मिलते हैं फोकोकी में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप जरूर इनको ध्यान में रखें। और अगले वीडियो में साथियों अपन डिस्कस करेंगे जो गुप्त काल में विज्ञान था उसके बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो निश्चित ही आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा रीट 2022 का अपना कोर्स लॉन्च भी हो चुका और बहुत अच्छे से एप्लीकेशन पर रन कर रहा है, चल रहा है, डेली उसमें वीडियोज़ आते हैं। ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आपका कोई साथी तैयारी करना चाहता है तो आप उसको भी बता सकते हो, जहाँ पर बिल्कुल टारगेटेड मैटर दिया जाएगा, यानी कि जो आने योग्य आपका मैटर है वही आपको करवाया जाएगा, जिससे अनावश्यक चीज़ों से आप बच पाओगे और सिलेक्शन के ज़्यादा करीब जा पाओगे। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।